गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछले वीडियो के अंदर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति या आधार स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करने वाले कारक पढ़े। आज हम इसी श्रृंखला में जो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ जो प्रश्न आ भी जाता है, कई बार यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न भी आता है और कई बार यहाँ से 3 नंबर का एक प्रश्न भी पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न पूछ लेता है या इसको अलग अलग बिंदुओं के आधार पर पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों के अंतर्गत हम देखें तो पहला है व्यापार का परिमाण, दूसरा है व्यापार संयोजन। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, स्पेशल इसी से नाम दिया था प्रखंडीय संयोजन। तीसरा है व्यापार की दिशा। चौथा है व्यापार का संतुलन। इन चारों को देखते हैं। देखो, चारों से एक पूरा प्रश्न भी आ गया और 1 नंबर के प्रश्न भी आ जाते हैं। कई बार 2 नंबर का प्रश्न भी इनमें से पूछ लेता है। सबसे पहले देखते हैं व्यापार का परिमाण क्या होता है। यहाँ पे परिणाम यानी होता है रिजल्ट, परिमाण यानी मेजरमेंट से लिया गया है, माप तोल यानी व्यापार की माप या व्यापार का तोल। अब व्यापार का माप या व्यापार का तोल हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वस्तुएं हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो सभी वस्तुओं के भार या उनके मूल्य में अंतर दिखाई देता है। हम एक साथ उन वस्तुओं के भार को, जैसे सोना बेच रहे हैं तो कोयला बेच रहे हैं, तो कोयले और सोने के भार को हम तोल सकते हैं क्या? तोलेंगे, लेकिन क्या उनके मूल्य को एक मूल्य नहीं है तो हम उसका मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, व्यापार के परिणाम में क्या कहा गया है कि आयात कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ और सेवा सेक्टर से हमें कितना प्राप्त हुआ और कितना हमने सेवा सेक्टर में दे दिया। इन तीनों के मूल्य को व्यापार का परिमाण कहा जाता है। भाई, अब चाहे हमने सोना निर्यात किया है या चांदी निर्यात की है या लोहा निर्यात किया है या कोयला निर्यात किया है या हमने बहुमूल्य वस्तुओं का आयात किया है, लेकिन आयात चाहे वो भारी वस्तु है चाहे हल्की वस्तु है, अब इससे हमें मतलब नहीं है। वस्तु का मूल्य हमने ले लिया, हमने कितने मूल्य की वस्तुएं निर्यात की है और कितने मूल्य की वस्तुएं आयात की है, और सेवा सेक्टर में
कितने मूल्य के सेवा सेक्टर का हमने भुगतान कर दिया और कितने मूल्य का सेवा सेक्टर हमारे देश में आ गया, इन सब का मूल्य है, इसको हम टोटली क्या व्यापार के माप या तोल के रूप में प्रयोग करते हैं और इसे क्या बोलेंगे, व्यापार का परिमाण। समझ में आ गया होगा। व्यापार का परिमाण सामान्यतः माप या तोल से है, लेकिन वस्तुओं के माप या तोल को कर पाना असंभव है। इसलिए आयात की गई वस्तु, निर्यात की गई वस्तु और सेवा सेक्टर के अंतर्गत जो मूल्य है, इस मूल्य का योग क्या कहलाएगा, व्यापार का परिमाण। किसी भी देश में आयात, निर्यात और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाएगा, व्यापार का परिमाण। क्लियर। इसके बाद दूसरा आता है व्यापार संयोजन या प्रखंडीय संयोजन। देखो, व्यापार संयोजन या प्रखंडीय संयोजन बोलता है कि आरंभ में जो व्यापारिक वस्तुएं थी वो अलग थी, धीरे धीरे विनिर्मित वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाने लगा। अब सेवा सेक्टर को भी क्या है, इस व्यापारिक क्रियाओं में सम्मिलित कर लिया गया। तो प्रखंडीय संयोजन बोलता है कि आपके व्यापार का जो परिमाण है, इसमें जो परिवर्तन हुआ है, आयात की वस्तुएं पहले, जैसे मान लो कि हमारे जैसे देश है विकासशील देश, वो है विनिर्मित वस्तुओं का आयात कर रहे थे और वह निर्यात प्राथमिक वस्तुओं का कर रहे थे। सेवा सेक्टर हमारे देशों में नगण्य था, लेकिन धीरे धीरे हमने आयात है वो विनिर्मित वस्तुओं का है वो किया, लेकिन हम निर्यात भी करने लगे किसका, विनिर्मित वस्तुओं का। साथ ही साथ सेवा सेक्टर का भी हमारे जैसे देशों में क्या हुआ, विकास हुआ है। तो ये जो परिवर्तन दिखने को मिल रहा है प्रारंभिक समय से लेकर वर्तमान समय में, किसमें, व्यापार के परिमाण में, तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा, प्रखंडीय संयोजन। सीधा सा अर्थ है कि व्यापार के परिमाण में या आयात निर्यात और सेवाओं में परिवर्तन ही प्रखंडीय संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रखंडीय संयोजन या व्यापार संयोजन। इसमें परिवर्तन आयात निर्यात या सेवाओं में या व्यापार के परिमाण में परिवर्तन क्या कहलाएगा, व्यापार संयोजन या प्रखंडीय संयोजन। इसके बाद देखें व्यापार की दिशा क्या है। तो व्यापार की दिशा की बात है, डायरेक्शन जो क्या है व्यापार का। तो हम आरंभिक काल से बात करें तो आरंभिक काल में प्राथमिक वस्तुओं का व्यापार होता था। कौन सी वस्तुओं का, प्राथमिक वस्तुओं का। और औपनिवेशिक काल से पहले की बात हम करें तो हमारे भारत जैसे विकासशील देश थे, वो शिल्प यानी जो अपने मूर्ति वगैरह है, आभूषण है, इनका वो निर्यात करते थे। कहाँ पर, यूरोपीय देशों में। कहाँ पर करते थे, यूरोपीय देशों में करते थे। और उसके बाद जैसे ही उपनिवेशवाद का या उपनिवेश काल का आरंभ हुआ तो यहाँ इन लोगों को जबरन बंदी बना के ले जाया गया उन क्षेत्रों में। किसके लिए, रोपण कृषि के लिए। किसके लिए, रोपण कृषि के लिए। और उपनिवेश जो काल के जो दौरान जो औपनिवेशिक देश थे वो हमारे जैसे विकासशील देशों से कच्चे माल के स्रोत ले जा रहे थे और विनिर्मित वस्तुएं हमें वो दे रहे थे। विनिर्मित वस्तुएं हमें दे रहे थे केवल शोषण के रूप में, व्यापार के रूप में नहीं, केवल शोषण के रूप में कच्चे माल के स्रोत ले जा रहे थे और विनिर्मित वस्तु दे रहे थे। विश्व के 3 बड़ी शक्तियों के अंदर ब्रिटेन है, अमेरिका है और जापान है।
ये तीन बड़ी शक्तियां यही काम कर रही थी, कच्चे माल के स्रोत ले जा रही थी, विनिर्मित पदार्थ है अपने औपनिवेशिक देशों में दे रही थी, और रोपण कृषि के लिए लोगों को बंदी भी बना रही थी। जैसे ही इस औपनिवेशिक काल का अंत हुआ तो भारत जैसे जो विकासशील देश है, चीन, भारत, नेपाल, भूटान, जितने भी ये श्रीलंका वगैरह, पाकिस्तान जो भी है, इन विकासशील देशों ने इन विकसित देशों के साथ क्या करना आरंभ कर दिया, प्रतिस्पर्धा करना आरंभ कर दिया, और इन्होंने अपने व्यापारिक क्रियाओं का संपादन करना आरंभ कर दिया। तो ये व्यापार की दिशा है कि आरंभ में व्यापार था वो विकासशील देशों द्वारा शिल्प आदि वस्तुओं का किया जाता था। बाद में औपनिवेशिक काल में जो औपनिवेशिक देश है उन्होंने कच्चे माल का तो विकासशील देश या जो अपने उपनिवेश है वहां से क्या किया, आयात किया, और विनिर्मित माल इन क्षेत्रों में निर्यात किया, और डबल कमाई वो कर रहे थे। रोपण कृषि के लिए लोगों को बंदी बना रहे थे। ये शोषण की क्रिया वहां चल रही थी। लेकिन जैसे ही अंत हुआ औपनिवेशिक काल का तो विकासशील देशों ने अपने क्षेत्रों में विकास किया और प्रतिस्पर्धा करना आरंभ कर दिया व्यापारिक क्षेत्र में। किनसे? इन विकसित देशों से। तो इस प्रकार से व्यापार की दिशा में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में क्या हुआ है, काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करें व्यापार संतुलन की। तो व्यापार संतुलन क्या होता है? देखो, व्यापार संतुलन सीधी सी बात है, व्यापार का संतुलन। और व्यापार का संतुलन किसमें होगा? आयात और निर्यात। आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, और तीसरा और जोड़ दो इसमें, सेवा। आयात, निर्यात और सेवा। देखो, यदि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से क्या है, आयात का मूल्य अगर निर्यात के मूल्य से कम है, सेवा सेक्टर भी जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, निर्यात है। बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं तो हमारा क्या है, आयात है। तो हम सेवा सेक्टर को भी इसमें जोड़ लेते हैं। यदि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से क्या है, कम है, तो क्या होगा, व्यापार का संतुलन होगा। क्या होगा? व्यापार का संतुलन। वैसे देखें तो आयात बराबर निर्यात है तो क्या है, संतुलन है। और आयात निर्यात बराबर नहीं है तो सामान्यतः क्या हो गया, असंतुलन। क्या हो गया? असंतुलन हो गया। लेकिन यहाँ असंतुलन भी, संतुलन भी है, वह दो प्रकार का है। एक तो कौन सा है, ऋणात्मक। एक कौन सा है, धनात्मक। ऋणात्मक संतुलन कब होगा, जब आयात जो है वो निर्यात से क्या होगा, ज्यादा। आयात जो है वो क्या होगा, निर्यात से ज्यादा। तब क्या होगा, हमारे यहाँ संतुलन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। हम ज्यादा वस्तुएं तो मंगवा रहे हैं और कम वस्तुएं बेच रहे हैं, जिसके कारण हमारे राजस्व से हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके ऋणात्मक संतुलन की स्थिति प्राय विकासशील देशों में देखने को मिलती है। और भारत के व्यापारिक स्वरूप को हम पढ़ेंगे। भारत में शुरू से ही राजस्व घाटे की स्थिति है, हम ज्यादा आयात कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। इस कारण से भारत में आपको ऋणात्मक व्यापार संतुलन देखने को मिलता है। और धनात्मक में क्या होता है, आयात मूल्य जो है वो ये वाला सिस्टम है, निर्यात मूल्य से क्या है, कम है। ऐसी स्थिति आपको
विकसित देशों में देखने को मिलती है, जहां निर्यात मूल्य ज़्यादा है और आयात मूल्य कम है। हमारे पास में 10 रुपये है और हम 10 रुपये के साथ कोई वस्तु है नहीं खरीद के हम 15 रुपये की हर महीने वस्तु खरीद रहे हैं। हम सेविंग में जो पैसा है उसको भी क्या है, उस वस्तु के खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो एक दिन क्या होगी, वो सेविंग पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और राजस्व में क्या होगी, राजस्व क्या होगा, कम हो जाएगा। राजस्व में क्या आएगा, घाटा आ जाएगा। ये स्थिति आपकी कौन सी है, ऋणात्मक वाली है। लेकिन आप 20 रुपए की वस्तु बेच रहे हो, 20 की बेच रहे हो और 10 की खरीद रहे हो। हमें आवश्यकता नहीं है, हमने पूरा विकास हमारे क्षेत्र में कर रखा है, हमें बाहरी वस्तु की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा, धनात्मक संतुलन होता है। क्या होता है, धनात्मक संतुलन। और ये धनात्मक और ऋणात्मक संतुलन दोनों ही किसी भी देश के व्यापार को सुनिश्चित करते हैं, साथ ही साथ किसी भी देश के विकास को भी सुनिश्चित करते हैं। किसको, देश के विकास को भी सुनिश्चित करते हैं। क्या, धनात्मक और ऋणात्मक संतुलन। समझ में आ गया होगा। आयात और निर्यात बराबर संतुलन है, आयात निर्यात बराबर नहीं तो क्या होगा, असंतुलन। जब आयात है वो ज्यादा है निर्यात से तो ऋणात्मक संतुलन, जब आयात है वो कम है निर्यात से तो धनात्मक संतुलन। और इसमें किसको, सेवा को भी जोड़ा जाता है। इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष पढ़े हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है। स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि व्यापार के जो व्यापार होता है उसके प्रकारों को बताइए, स्तर के आधार पे, मात्रा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, वस्तु विनिमय के आधार पे। लेकिन यह प्रश्न अलग है। यह प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों को समझाइए। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार है, सामान्यतः हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला प्रकार है द्विपार्श्विक व्यापार। कौन सा, द्विपार्श्विक, यानी ए और बी, ये दो देश हैं, इनके बीच में जो व्यापार हो रहा है वो कौन सा व्यापार कहलाएगा, द्विपार्श्विक व्यापार। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार कौन सा कहलाएगा, द्विपार्श्विक व्यापार। ये भी मित्र राष्ट्र होने चाहिए, ये भी मित्र राष्ट्र होने चाहिए। एक कहलाता है दूसरा बहुपार्श्विक व्यापार। बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब है एक देश है वो विभिन्न देशों से क्या करता है, व्यापार करता है। विभिन्न देशों से क्या करता है, व्यापार करता है। ये कौन से होंगे, बहुपार्श्विक व्यापार। इसमें ये जो देश है वो क्या होने चाहिए, मोस्ट फेवरेट नेशन, MFN, यानी सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र होने चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है द्विपार्श्विक व्यापार, यानी दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार या दो किनारों के मध्य होने वाला व्यापार। दो किनारे किसके, दो देशों के,
पार्श्व का मतलब क्या था, किनारे। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा, द्विपार्श्विक व्यापार। तथा बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब है कि एक देश है वो विभिन्न देशों से या विभिन्न देशों के मध्य व्यापार की क्रिया अगर संपादित होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपार्श्विक व्यापार। इसमें ये सभी जो देश है जहां जो व्यापार कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, MFN यानी मोस्ट फेवरेट नेशन होने चाहिए, मोस्ट फेवरेट नेशन होने चाहिए। तो समझ में आ गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। विद्यार्थियों, आज हमने दो प्रश्न जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको पढ़ा। एक प्रश्न था आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बताते हैं। एक प्रश्न हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों को डिवाइड कीजिए या प्रकारों को समझाइए। दो प्रकार के इसके भाग हैं वो हमने देखे, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। तो विद्यार्थियों, आज हमने इन दो प्रश्नों को समझा। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को समझेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है उसके लाभ क्या है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानियां क्या है। धन्यवाद।